Hello students, how are you all? So today we are going to learn about the Bohr's structure of atom. हमने दो स्ट्रक्चर पढ़े हैं, that is the atomic structure of J.J. Thomson and the structure of atom given by Rutherford. तो ये दोनों स्ट्रक्चर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते एटम को. सो द नाउ बोहर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एंड हाउ बोहर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि बोहर ने कहा कि सारा पॉजिटिव मास, सारा पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन्स, और उसका पूरा मास सेंटर में रहता है और उसके अराउंड बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं. उसके अराउंड बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है और इसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. क्या होता है बेटा? इसी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. समझ में आया? 1 2 3 4 समझ क्लियर? बोहर ने क्या बोला था? बोहर ने बोला कि एक ही सेंटर होता है और सेंटर के अराउंड एक ही ऑर्बिट होती है और इसी ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बोहर ने ऐसा नहीं बोला है. बोहर ने क्या बोला कि ऐसी बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है. रुथरफोर्ड ने बोला एक ही ऑर्बिट होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसी बहुत सारी ऑर्बिट है. रुथरफोर्ड ने क्या बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो एक टाइम के बाद सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा. लेकिन बोहर ने क्या बोला? दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिट, when electrons revolve in this orbit, they do not radiate energy. They do not radiate energy. It means that when electrons are in this orbit, electrons जब ऑर्बिट में होते हैं ना, तब क्या होता है? तब एटम होता है स्टेबल. then atom is stable. एटम इज स्टेबल when इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दिस ऑर्बिट. अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे होता ना बेटा तो एनर्जी रेडिएट करेगा. इलेक्ट्रॉन इसके बाहर होता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा. अपनी ऑर्बिट के अलावा कहीं और भी होता है तो एनर्जी रेडिएट करता है. बट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी. दैट मेक्स द एटम स्टेबल. रुथरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम तो समझा नहीं पाए थे. हमें बताया गया था कि भाई एनर्जी रेडिएट करेगा तो फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता था. याद आया? और जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा पूरा एटम गायब हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे बोहर ने क्या बोला बेटा? बोहर ने बोला कि भाई जब भी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तब वहां पे एनर्जी रेडिएट नहीं करते. इस ऑर्बिट्स को, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पाथ्स है जिसे हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं, या तो फिर एनर्जी लेवल्स कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? या तो ऑर्बिट कहा जाता है बेटा, या तो फिर एनर्जी लेवल्स कहा जाएगा इसे, या तो फिर शेल्स. क्लियर? कितने होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड साइज ऑफ एटम. पहले शेल का नाम उन्होंने के दिया, के, एम, एन, ऐसे अलग अलग तरीके के नाम दिए. तो अगर आप नाम नहीं देना चाहते हो, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिए, तो छोड़ दो. शेल 1, शेल 2, शेल 3, शेल 4, या तो ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4. इस तरीके से आप नाम दे सकते हो. क्लियर? समझ में आया? सो यहाँ पे ये है बोहर का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पूरी तरीके से ऑर्बिट्स को समझाता है. क्लियर? तो अभी यहाँ पे हमारा एटम का स्ट्रक्चर कंफर्म आया. तो हमारा एटम का जो अभी हम जो समझते हो स्ट्रक्चर किसने दिया था? बोहर भाई ने. किसने दिया था? बोहर ने. फिर यहाँ पे अब तक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात आई. फिर आया जेम्स कैडविक. तो जेम्स हेनरी कैडविक जो थे उन्होंने न्यूट्रॉन्स फाउंड किया. क्या फाउंड किया बेटा? न्यूट्रॉन्स. और बताया कि ये जो सेंटर है उसमें जो मास है वो अकेला प्रोटॉन का नहीं है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मिल के है. अगर हम देखें तो प्रोटॉन का मास होता है 136 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि मतलब 1836 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तब जाके एक प्रोटॉन होता है. अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो 1838 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कितने बेटा? 1838 इलेक्ट्रॉन्स. और प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स, की मतलब नंबर की बात नहीं है, मास की बात है कि दे आर ऑलमोस्ट इक्वल्स टू. क्योंकि देखो दो ही इलेक्ट्रॉन का फर्क है, तो प्रोटॉन का मास जितना होता है उतना ऑलमोस्ट इक्वल मास होता है न्यूट्रॉन का. ऐसा हम गिन के चलते हैं.
फॉर क्रिएटिंग द न्यूमेरिकल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ईजी। ईजी करने के लिए हम क्या है, ये किसने दिया था, कैडविक ने। कौन सा साइंटिस्ट थे, कैडविक। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया, तो बोहर ने। इसके पहले कौन से 2 अटेम्प्ट हुए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो जे थॉमसन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, वो वाटरमेलन वाला, पुडिंग वाला। दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ अल्फा स्कैटरिंग वाला, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा स्कैटरिंग पास होता था। किसने स्टार्ट किया है वो एक्सपेरिमेंट, वो किया रुथरफोर्ड ने। रुथरफोर्ड ने कैसा स्ट्रक्चर समझा है कि सेंटर में एक ही मास होता है और उसके अराउंड एक ही ऑर्बिट होती है और उसी ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। दोनों में से कोई भी एटम, ना तो जे थॉमसन का ना तो रुथरफोर्ड का, एटम की स्टेबिलिटी समझा पाते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट एंड गेन करना समझा पाते हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होता है। कोई एटम डोनेट करता है, कोई एटम गेन करता है, क्यों, वो दोनों में से कोई भी एटम समझा सकता नहीं है। फिर बोहर ने यहाँ पे दिया, तो बोहर ने अच्छे तरीके से समझाया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आते हैं, हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आपको फाइंड करने। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, दैट इज 2n²। कौन सा फॉर्मूला है बेटा, 2n²। अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट में कंसिडर करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो n की जगह 1 लिखो। सो 2 × 1², दैट इज 2 × 1² 1, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो जानना है, तो n की जगह 2 लिखो, तो 2 × 2² 2 × n की जगह पे 2 लिखा, इंटू स्क्वायर, सो 2 × 2², दैट इज 2 × 4, दैट इज इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑर्बिट में अगर मुझे ढूंढना है बेटा, तो n की जगह 3 रखो, 2 × 3², दैट इज इक्वल्स टू 2 × 3² 9, 2 × 9 18 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो बेटा, फोर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो 2 × 4², दैट इज 2 × 16, दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया। इस तरीके से जितने भी ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आप ढूंढ सकते हो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास 2n²। द फॉर्मूला इज 2n²। क्लियर। नाउ वैलेंसी। वैलेंसी हमने पढ़ा हुआ है बेटा, थर्ड चैप्टर में भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि भाई एटम स्टेबल होने के लिए डोनेट एंड गेन करते हैं। एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट एंड गेन करते हैं। कोई एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कोई एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्यों करता है, फॉर बिकमिंग स्टेबल। अगर एटम के लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, आयंस वाले याद करो, आयंस वाले, अगर कोई एटम के लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो डोनेट करता है, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो गेन करता है, बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो डोनेट एंड गेन दोनों करता है। याद आया। तो ये जो एबिलिटी है एटम की डोनेट और गेन करने की, दूसरे एटम से कंबाइन होने की, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंसी। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो हमें वैलेंसी क्या है वो तो हमने थर्ड चैप्टर में ही पढ़ लिया है। वो टेबल भी मैंने आपको पूरा बनाने के लिए बोला था, तो मैंने भी यहाँ पे बनाया था, तो उतना आपको कर लेना है कि वैलेंसी क्या होती है वो आपको सीख लेना है बेटा। समझ में आया। तो वो तो मैंने पूरा समझा है। अगर फिर भी किसी को ऐसा लगे कि भाई वैलेंसी क्या है आपने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 9426203911। उस पर आप मुझे मैसेज करो तो मैं आपको उस वीडियो की लिंक भी भेज दूंगा। क्लियर। 9426203911 व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। क्लियर। तो हमारा वैलेंसी एक टॉपिक बड़ा सा था जो हमने पहले ही पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग ऑफ द केमिस्ट्री चैप्टर 1 जब हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था तब भी, चैप्टर 2 में भी उसको रिवाइज किया है, चैप्टर 3 जब हमने पढ़ा तब भी हमने उसको रिवाइज किया है। क्लियर। तो अभी हम यहाँ पे इन डिटेल में उसे नहीं लेंगे, लेकिन उतना पता होना चाहिए कि अगर कोई एटम डोनेट करता है तो उसकी वैलेंसी +1, +2 या +3 होती है। अगर गेन करता है तो वैलेंसी -1, -2 या -3 होती है। और अगर डोनेट एंड गेन करने वाला मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो +4, -4 वैलेंसी होती है। क्लियर। नाउ कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर, अभी हमें करना है एटॉमिक नंबर। वो एटॉमिक नंबर वाला भी हमने कॉन्सेप्ट कर लिया था। कैसे कर लिया था, एटॉमिक नंबर क्या है याद करो तो भाई, एटॉमिक नंबर क्या था। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर की बात करें तो कोई भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो कोई भी एटम में कितने प्रोटॉन्स है, कोई भी एटम में कितने प्रोटॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें पता चला कि एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड
न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। कैसे देखते हैं बेटा। तो एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है कैपिटल Z। क्या होता है बेटा, कैपिटल Z। दूसरा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है एटॉमिक मास। कौन सा होता है बेटा, एटॉमिक मास, उसका सिंबल है कैपिटल A। एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ले ये तो सेम हो गया, नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिथियम एटम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स है और 4 न्यूट्रॉन्स है। 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा, तो प्रोटॉन्स यहाँ पे देखो 3 है, तो एटॉमिक नंबर 3। अभी मुझे देखना है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का सिंबल क्या है, कैपिटल A। क्लियर। तो इसका A कितना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है P प्लस N। क्या है फॉर्मूला, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, P प्लस N। प्रोटॉन्स कितने हैं 3, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 4, तो दैट इज 3 प्लस 4 दैट इज 7U। यहाँ पे मास है तो मास का यूनिट लगाना पड़ता है, ये तो सिर्फ नंबर है तो नंबर का यूनिट नहीं होता है, लेकिन मास का यूनिट होता है, दैट इज U। U का मतलब क्या होता है बेटा, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ये मास नंबर हम ढूंढ रहे हैं। इस एटॉमिक मास को जनरली हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं मास नंबर। क्यों मास नंबर, क्योंकि इट इज फाउंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर में डील कर रहे हैं ना, इसलिए मास नंबर कहा जाता है। और उसका सिंबल क्या है बेटा, तो इसका सिंबल है Z। अभी कोई एटम का सिंबल लिखना है हमें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे कि सोडियम एक एटम है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है, 12 न्यूट्रॉन्स है। क्लियर, 12 न्यूट्रॉन्स। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा, बताओ तो। एटॉमिक नंबर होगा 11 और एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, P प्लस N। नंबर का फॉर्मूला तो क्या था, सिर्फ P, तो P कितने हैं 11, तो वो तो 11 हो गया। यहाँ पे था P प्लस N, P प्लस N, P 11 है और N कितने हैं 12, तो 11 प्लस 12 23U। अगर हमें कोई भी एटम का सिंबल लिखना है, क्या लिखना है बेटा, सिंबल ऑफ एनी एटम। तो सिंबल ऑफ एनी एटम कैसे लिखते हैं कि कोई भी एटम का यहाँ पे पहले तो सिंबल लिखना है, उसके नीचे यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर लिखना है और ऊपर के साइड यहाँ पे एटॉमिक मास लिखना है। जैसे सोडियम है तो यहाँ पे X सोडियम हुआ, यहाँ पे Na का एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर 11, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 11। ऊपर क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास कितना है 23। क्लियर, समझ में आया। लिथियम का ऐसा लिखना चाहे तो लिथियम का सिंबल Li, एटॉमिक नंबर नीचे दैट इज 3, एटॉमिक नंबर इज 3, एटॉमिक मास कितना है 7, तो वो लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर। अगर आपको कोई और है यहाँ पे ऐसा सिंबल दिया है जैसे C 6 12, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है। क्यों, नीचे की तरफ 6 लिखा है, ऊपर की तरफ 12 लिखा है और उसका सिंबल क्या है, तो उसका सिंबल है C। क्लियर। अगर उसका एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके पास प्रोटॉन 6 होंगे, एटॉमिक मास 12 है तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 12। प्रोटॉन्स तो 6 है तो 6 प्लस n इज इक्वल्स टू 12, तो n इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 दैट इज ऑल्सो 6। तो उनके पास कितने हैं बेटा, 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 6 और 6 प्लस 6 12 हो गया। तो अगर आपको इस तरीके से सिंबल दिए हैं तो आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलने आना चाहिए, कि कैसे मिल सकता है आपको आना चाहिए। क्लियर। कोई भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो अगर यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सिर्फ इस सिंबल के हिसाब से आपको मिल सकते हैं।
इस सिंबल के हिसाब से आपको मिल सकते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स दिया है तो आपको एटॉमिक नंबर और बाकी की सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम छोटे से क्वेश्चंस करेंगे एक दो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे हम सिर्फ उसका नोटेशन यानी सिंबल लिखेंगे। सिंबल यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है बेटा? Z, याद रहना चाहिए। और यहाँ पे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर यानी होता है सिर्फ प्रोटॉन्स और एटॉमिक मास होता है यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्लियर? चलो, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ चीजें दिख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए बाकी की सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजन, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स है, तो बाकी की सारी चीजें आपको ढूंढनी है, बाकी की सारी चीजें आपको ढूंढनी है। यहां पे मैं ले रहा हूं मैग्नीशियम में यहां पे मैंने लिखा है 12 और यहां पे लिखा है मैंने 24। बाकी की सारी चीजें आपको ढूंढनी है। क्लियर? फिर यहां पे मैं लिख रहा हूं नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में मैंने यहां पे लिखा 14 और यहां पे मैंने लिखा 7। बाकी की सारी चीजें आपको ढूंढनी है बेटा। नाइट्रोजन के बाद अगर हम देखें तो मैं लेना चाहूंगा किसको? तो हम लेते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम होता है यहाँ पे 20 और यहाँ पे होता है 40। फिर हम यहाँ पे लेना चाहते हैं पोटेशियम में क्या है? यहाँ पे मैंने लिया 19 और यहाँ पे लिया मैंने 20। बाकी की सारी चीज़ें आपको लिखनी है। कैसे लिखेंगे बेटा? ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। आपको भी हो सके तो अगर आता है तो आपको खुद से स्टार्ट कर देना है, नहीं आता है तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे। क्लियर? देखो, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों सेम। क्लियर? यहाँ पे तो बाई चांस हो गए सेम, लेकिन ऐसा जरूर नहीं, सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स 8 है। एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है? सिर्फ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स 8 है तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा? 8। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 8 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा? 16। समझ में आया क्या किया मैंने? अभी आया सिंबल। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, और सिंबल कैसे लिखते हैं? नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 8, और ऊपर क्या है? मास। मास हमेशा ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर से मास हमेशा ज्यादा होता है। जो बड़ा होता है ना, ज्यादा यानी बड़ा होगा, तो जो बड़ा है उसको हमेशा हम आगे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। क्या याद रखेंगे? जो भी बड़ा है उसको हमेशा हम ऊपर रखते हैं। तो मास ज्यादा होता है तो हमेशा उसको ऊपर रखते हैं। क्लियर? जो बड़ा होता है उसको आगे रखो, उसके ऊपर रखो। नाउ मैग्नीशियम, नीचे की तरफ क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 12। एटॉमिक मास कितना है? 24। mg बोले तो मैग्नीशियम, ये पता होना चाहिए भाई। देखो, एटॉमिक नंबर यानी 12, तो एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स होता है, तो ये भी कितना हुआ? 12। प्रोटॉन्स ही उतना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो क्या लिखेंगे? 12। अभी बात आई न्यूट्रॉन्स की, तो ये क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स तो 12 है, 12 प्लस कितना करेंगे तो 24 माइनस 12 करो तो भी कितना आ जाएगा? 12। तो भी कितना आएगा? 12। नाउ नाइट्रोजन में प्रोटॉन 7 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने? 7। प्रोटॉन 7 है तो एटॉमिक नंबर 7 प्लस दिस मच, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 14 होने चाहिए।
प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 14 होने चाहिए, तो 14 माइनस 7 करेंगे, 14 माइनस प्रोटॉन्स करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, तो 14 माइनस 7 दैट इज ऑल्सो 7, दैट इज इक्वल्स टू 7। तो यहां पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N, उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे, एटॉमिक मास ऊपर लिखेंगे, तो 7 14 N। क्लियर। कैल्शियम नीचे 20 ऊपर 40, 20 यानी होता है एटॉमिक नंबर 40 एटॉमिक मास, क्योंकि ऊपर लिखा है जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है हमारा कैल्शियम। क्लियर। अभी बात आई न्यूट्रॉन्स की, तो ये मास है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो उसमें से प्रोटॉन्स माइनस करेंगे तो 40 माइनस 20 दैट इज 20। क्लियर, समझ में आया इतना। अभी मैंने ये एग्जांपल सारे क्यों दिए, क्योंकि यहां पे आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इक्वल मिल रहा है, लेकिन मैंने पहले ही बोला ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो। ये सारे मैंने ऐसे ही केसेस लिए हैं जानबूझ के कि जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इक्वल हो। लास्ट वाला सॉल्व करते हैं, देखो उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही हो। अगर प्रोटॉन्स 19 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, 19। प्रोटॉन्स 19 है तो एटॉमिक नंबर 19, प्रोटॉन्स 19 और न्यूट्रॉन्स 20, तो P प्लस N होता है एटॉमिक मास, तो 20 प्लस 19 दैट इज 39। क्लियर। पोटेशियम का सिंबल होता है K, नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखेंगे एटॉमिक मास। समझ में आया बेटा। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आपको कोई एक दो चीजें दी है तो बाकी की सारी चीजें आपको ढूंढना आना चाहिए। अगर आप इतना कर लोगे then you would be able to solve the questions given in the textbooks। तो आज का होमवर्क रहेगा all the in text questions and exercise questions that we have learned from the theories in this chapter। हमने जो जो theories की है उसी में से आपको जो जो चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। लास्ट टॉपिक आइसोटॉप्स वाला है, आइसोटॉप्स आइसोबार्स, वो 2020 में एक्सक्लूडेड है, तो अभी हमने वो नहीं किया है, करना भी नहीं है, नेक्स्ट ईयर करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। बट अप टिल नाउ फ्रॉम दिस मच यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4। थैंक यू वेरी मच।